बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जहां वीएचपी के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है जंतर मंतर पर, बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसे लेकर के ये प्रदर्शन बुलाया गया। उसके पहले भी विश्व हिंदू परिषद के द्वारा बयान दिया गया था कि जो कुछ भी हो रहा है बांग्लादेश में वो बेहद गलत हो रहा है। अब दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं, जहां वीएचपी के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है जंतर मंतर पर, और जिसकी वजह है बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घर जलाए हैं, दुकानें जलाए हैं, मकान जलाए हैं, और इसके साथ साथ उनके जो मंदिर थे उन पर भी तोड़फोड़ के आरोप लगे हैं कट्टरपंथियों पर। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों को जलाया था। यही वजह है कि सिर्फ बांग्लादेश के मुद्दे पर से भारत में नहीं बल्कि देश अलग अलग देश है उनमें भी प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। और गणेश हमारे सहयोगी जंतर मंतर से सीधे जुड़ चुके हैं। गणेश, किस तरह की तस्वीरें आप वहां पर देख पा रहे हैं? वीएचपी प्रदर्शन कर रही है और लगातार जो आवाज है जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बुलंद होती नजर आ रही है भारत में भी। देखिए, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है, और यहाँ पर तस्वीर देखिए कि जिस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रहे हैं। और देखिए इनके हाथों में जो पोस्टर बैनर है उस पर देखिए क्या लिखा है, बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बंद करो। दूसरा देखिए, बांग्लादेश में न्याय चाहिए, हिंसा नहीं। अब ये देखिए तस्वीर किस तरीके से बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है उसको लेकर यहाँ पर लोग अपनी बातें रखने के लिए पहुंचे हुए और लगातार यहाँ पर लोगों में आक्रोश। ये देखिए एक और बैनर देखिए जिसमें लिखा है, धर्म के नाम पर अत्याचार नहीं सहेंगे, अमेरिका कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध लगाए। हम दिल्ली प्रांत के जो यहाँ पर मंत्री हैं सुरेंद्र गुप्ता, उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। लगातार जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आप लोगों की मांग? बांग्लादेश में जब एक राजनीतिक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को जब हटाया गया तो हमें लगता था कि वहाँ की राजनीतिक एक घटनाक्रम है, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से लगातार हिंदुओं पर आक्रमण हो रहा है तो हमें लगता है कि एक प्रकार से वहाँ के हिंदू को समाप्त करने की कोशिश हो रही है। और इतनी बड़ी संख्या में वहाँ हिंदू समाज रहता है, मुझे लगता है कोई 1.5 करोड़ से ज़्यादा हिंदू वहाँ हैं, लेकिन जो ये संयुक्त राष्ट्र संघ है और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है, इनकी जो एक भूमिका इस समय होनी चाहिए वो कहीं नजर नहीं आ रही। ऐसा नहीं लगता कि लोग आंखें मूंदे हुए हिंदुओं पर जिस तरीके से लगातार अत्याचार हो रहा है या हमारे मंदिरों को वहाँ पर तहस नहस किया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल एक आंखें मूंदे हुए हैं, और ऐसा भी लगता है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है एक लोकतांत्रिक देश को एक इस्लामिक देश बनाने का। अगर बांग्लादेश अपनी लोकतांत्रिक जो उसकी अभी चरित्र है उससे हट करके एक इस्लामिक देश बनता है तो फिर वहाँ के हिंदुओं को उनकी भूमि मिलनी चाहिए। प्रदर्शन में जिस तरीके से देख रहे हैं अलग अलग धर्मगुरु भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हाँ, क्योंकि सभी को चिंता है, अभी वहाँ संतों पर भी आक्रमण होने शुरू हो गए हैं, संतों को इस्कॉन पर भी निशाना बनाया। हाँ, संतों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके समर्थकों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनकी जमानत नहीं हो रही है। और वहाँ के जो अटॉर्नी जनरल हैं वो कह रहे हैं कि इससे धर्मनिरपेक्ष। सुरेंद्र जी, यहाँ पर ये सवाल उठता है कि आप भारत सरकार से क्या कुछ मांग कर रहे हैं कि किस तरीके से भारत सरकार जो इस तरीके से जो पूरी चीजें हस्तक्षेप करे? देखिए, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है तो भारत सरकार को इसको जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर है उसको ठीक तरीके से उठाने। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। 11 बजे की बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव, मेरा मीनाक्षी और मोनिका भी आपको अहम खबरें बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करने वाले हैं संसद में संग्राम की आखिर काम कब होगा, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां संसद में पीएम मोदी और अमित शाह की बैठक हुई है। संसद भवन के अंदर यह बैठक हुई है और इस बैठक में जेपी नड्डा भी मौजूद थे, किरण रिजिजू से भी मुलाकात हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सदन की कार्रवाई बेहतर तरीके से अभी पिछले कुछ दिनों में नहीं हो पाई है, हो हंगामा जारी रहा है। और ऐसे में सदन से की शुरुआत से पहले यहां पर तीनों नेताओं की प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है कार्रवाई से पहले। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और बड़ा मैसेज भी है मोनिका, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है कि जनता से जुड़े मुद्दे, संशोधन जो लाने जो काम है वो हो पाए। काम तो हो पाए सलोनी, जिस तरीके से आप कह रही हैं कि जनता के मुद्दे लेकर आने हैं, संशोधन करना है, बिल पास कराने हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि विपक्ष काम होने कब देगा? क्योंकि संसद की कार्यवाही का आज 5वां दिन है और काम की अगर बात की जाए तो काम न के बराबर हुआ है, क्योंकि लगातार हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ सदन नजर आ रहा है। इसमें बड़ा सवाल ये कि मीटिंग होती है, एजेंडे पर बात होती है, लेकिन अगर जमीनी स्तर की बातचीत की जाए तो मीनाक्षी, तस्वीर सदन के अंदर की कैसी है वो बीते 4 दिन से हम देख ही रहे हैं। बिल्कुल,
और सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं। 11 बज गए हैं, संसद की कार्यवाही शुरू हो गई है, लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अगर पिछले 4 दिन की बात करें तो सिर्फ 40 मिनट तक कामकाज हुआ है। ऐसे में सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिरकार देश की जनता का जो पैसा बहाया जा रहा है, क्या विपक्ष उसके लिए जिम्मेदार है? विपक्ष आखिरकार काम क्यों नहीं करने दे रहा है? लोकसभा की कार्यवाही सही तरीके से चले, इसे लेकर के मीटिंग का दौर लगातार जारी है। लेकिन आज 5वें दिन क्या लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही खत्म होती है या चल पाती है? इस पर नजर रखिए। बिल्कुल इस पर नजर रहने वाली है। अनूप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं विजय चौक से, सीधे अनूप का रुख करेंगे। अनूप, देखिए सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है, आज कौन से मुद्दे रखे जाने हैं और सबसे महत्वपूर्ण आज एस जयशंकर विदेश मंत्री भी चाइना के मुद्दे पर अपना बयान देंगे। बिल्कुल मोनिका, सदन की कार्रवाई शुरू तो हो गई है, आज 5वां दिन है, लेकिन पिछले 4 दिनों से जो तस्वीर हमने देखी है वो हैरान करने वाली थी। 4 दिन और महज 40 मिनट। आप समझिए करोड़ों रुपए आम आदमी के लगते हैं, मुद्दे सदन में आते हैं, कई योजनाओं पर चर्चा होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और आज भी लगता है आसार ऐसे ही हैं। हम अगर आज की बात करें तो जहां एस जयशंकर विदेश मंत्री भारत और चीन के रिश्ते को लेकर अपना पक्ष रख सकते हैं, सरकार का पक्ष रख सकते हैं, तो उसके अलावा विपक्ष पूरी तरह से मूड बना चुका है कि वो अडानी मामले पर, संभल मामले पर, मणिपुर मामले पर और अब बांग्लादेश के मामले पर भी जवाब चाहता है सरकार से। और इसे लेकर थोड़ी देर पहले देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे के जो कमरे में बातचीत हुई थी, मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में राहुल गांधी भी मौजूद थे, ऑल पार्टी मीटिंग, और तय किया गया कि आज भी वो मांग रखेंगे। तो दूसरी तरफ देखिए अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, किरण रिजिजू की मीटिंग हुई है कि किसी तरह सदन को चलाया जाए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सदन इतनी आसानी से चलेगा नहीं। विपक्ष पूरी रणनीति के साथ तैयारी किए हुए और हर मुद्दे पर वो ये मांग कर रहा है कि हमें जवाब चाहिए इस मुद्दे पर। और ये भी कहा जा रहा है कि 16 बिल है, देखिए 16 बिल में से 11 बिल ऐसे हैं जिन पर चर्चा करनी है, 4 बिल ऐसे जिन पर मंजूरी लेनी है। In fact, these organizations are led by industry and they work in coordination under the ministry as well. Sir, out of the 202, because the Honorable MP asked me about Andhra Pradesh, a total of 8 centers of excellence have been established in Andhra Pradesh. Thank you. Supplementary. Sir, my constituency Anantapur receives sunlight all around the year, sir, and it is home to 2 major solar plants contributing 62% to the state's renewable energy capacity, sir. A world-class energy university is also proposed to be established in Anantapur, owing to the region's immense renewable energy potential. Under the visionary leadership of Nara Chandrababu Naidu garu, Andhra Pradesh has recently introduced the AP Integrated Clean Energy Policy 2024, sir, targeting the generation of 78.5 gigawatts of solar and 35 gigawatts of wind power over the next 5 years, sir. Given Anantapur's prominent role in renewable energy and its potential to drive the state ambitious targets, sir, I would like to ask the minister, is there any plan to establish a center of excellence for skill development and R&D in renewable energy in Anantapur to create a green work